प्रकाशन इस किताब का इतना बढ़िया हुआ है। हर पुस्तक का अपना एक चेहरा होता है। अगर किताबें न होती इस दुनिया में तो कल्पना कर लीजिए कि दुनिया कैसी होती। हम आत्मकथात्मक रूप होते हुए भी इतनी तटस्थता का प्रयोग किया है जो एक लेखक के लिए बहुत जरूरी होता है। इस किताब की खासियत ये है कि पढ़ते वक्त वह बड़े अपने पास ले जाता है। जो कबीर को समझ रहा हो उसको हम कम पढ़ा लिखा कैसे कर सकते। अगर मूल्य बड़े नहीं होंगे तो मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता। मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा कि प्रकाशन इस किताब का इतना बढ़िया हुआ है। हर पुस्तक का अपना एक चेहरा होता है और इतना खूबसूरत चेहरा किताब का बनाया है रामजी भाई ने कि 27 साल बाद नाम याद आते ही किताब का चेहरा सामने आ जाएगा। और मैं बता दूं कि मैं एक बार जिस किताब को देख लेता हूं मुझे उसका चेहरा कभी नहीं भूलता। किताब की अपनी खुशबू होती है, अपनी खूबसूरती होती है, वह उसका अपना वजूद होता है। हजारों किताबें हों और कोई नाम ले ले और एक बार भी सामने से गुजरा है तो चेहरा सामने आ जाता है। हम लोग ऐसी किताब ढूंढ लेते हैं। किताबों का कोई कैटलॉग नहीं है, किताबों के चेहरे से पहचान लेते हैं, उसके साइड से पहचान लेते हैं। तो किताब बहुत सुंदर छपी है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और किताब के बारे में कहा जाए तो अगर किताबें न होती इस दुनिया में तो कल्पना कर लीजिए कि दुनिया कैसी होती। और एक अकल्पनीय चीज है, खास करके इस जमाने में भी। अभी पुस्तक मेला बीता है और जो हुजूम वहां उमड़ा था, जो किताबें लोगों ने खरीदी, एक प्रकाशक ने तो बड़ी ईमानदारी से सोशल मीडिया पर डाला कि मैंने 52 लाख की किताबें बेची। प्रलेख प्रकाशन ने अगर 8-9 दिन में 52 लाख की किताबें उसने बेच लिया तो राजकमल वगैरह और बड़े प्रकाशकों ने कितनी की बेची होगी, कितने करोड़ों का व्यापार 8-9 दिन में हुआ। तो पुस्तक देखने, मैं नहीं कहता पुस्तक देखने वाले जो गए वो पुस्तक का चेहरा देखकर पुस्तकें खरीदे, किताब का नाम देखकर किताबें खरीदे। तो और ये शीर्षक भी इतना शानदार है। 27 साल बाद लोग, शीर्षक का मतलब होता है कि जिसमें कौतूहल हो, जो पढ़ने की जिज्ञासा पैदा करा दे कि आखिर 27 साल बाद क्या है, 27 साल बाद कौन सी चीजें जो है कि हैं। कभी हम लोग एक कहानी अंग्रेजी में पढ़े थे, 20 साल बाद फिल्म उसकी आई जो है कि, तो ऐसे शीर्षक रखे जाते हैं। तो ये 27 साल बाद मैं किताब को कल पढ़ना शुरू किया। किताब मिली तो रात से शुरू किया और 120 पेज पहुंचा तो अचानक मेरा वहां उसके बाद नहीं समय था, तो मैं कहा कि अचानक देखा तो 27 साल बाद पीछे। मैं कहा कि हमें बैठे थे और चलना था, तो हमने कहा नहीं रुक जाइए, इसको तो पढ़ लें, जो किताब का शीर्षक है पहले उसको तो पढ़ ली, ये किताब क्या कह रही है। तो 27 साल का एक जो रेखांकन है और वह कितनी तरह के विमर्श, कितनी तरह की चीजों से बुना गया है, ये अद्भुत है कि वह आत्मकथात्मक भी है, संस्मरणात्मक भी है, रेखा चित्रात्मक भी है। मसलन अगर लेखक एक सामान्य पात्र की बात अपने ऑफिस के किसी आदमी की बात करते तो तुरंत बताते कि उसकी लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, क्या है। तो ये रेखा चित्र का गुण है। किसी अधिकारी से मिले और उसका वाय चित्रण अगर ज्यों आपने किया तो ये रेखा चित्र है। वो धीरे धीरे जब अंदर की तरफ घुसते हैं उसकी चरित्र की तरफ, तो वो संस्मरण है। किसी विशिष्ट पात्र के बारे में अगर बताते हैं तो संस्मरण हो जाता है। तो इस पूरी किताब में बड़ी बात है कि लेखक ने बड़ी तटस्थता, आत्मकथात्मक रूप होते हुए भी इतनी तटस्थता का प्रयोग किया है जो एक लेखक के लिए बहुत जरूरी होता है कि वह
तटस्थता को अपनाए, क्योंकि किताब छपने के बाद वो पाठकों की हो जाती है, वो दूसरों की हो जाती है। तो वो भले पिता आपके हैं, लेखक के पिता हैं, बच्चे लेखक के हैं, दादा लेखक के हैं, दादी लेखक की हैं, पत्नी लेखक की है, लेकिन वो जब प्रकाशन हो जाता है उसका, वो चरित्र बाहर आ जाते हैं, तो वो सब लोग उस चरित्र में कहीं न कहीं अपनत्व पूछते हैं और वो अपनत्व मिल जाता है। इस किताब की एक खासियत ये है कि पढ़ते वक्त वह बड़े अपने पास ले जाता है, अपने पास कहीं न कहीं कोई न कोई बिंदु ऐसा जरूर मिल जाता है कि जो आपको छू लेता है किसी न किसी पात्र के माध्यम से। वैसी माँ सबकी है, वैसी चाची सबकी है, वैसे पिता सबके हैं, वैसे दादा सबके हैं, सब अपने समय को अनुभूत किए होते हैं, लेकिन हमने उसको रेखांकित नहीं किया। लेखक ने उसको बड़ी बेबाकी से रेखांकित किया। और आत्मकथा तो कहे कि आत्मकथा में आत्मा का बचना बड़ा मुश्किल होता है, आत्मा बचाई नहीं जा सकती आत्मकथा में। लेखक ने बहुत कोशिश किया है। अभी बोलते वक्त भी वो जिस तरह से भावुक हो गए, हम पढ़ते वक्त भी कई जगह भावुक हुए। खास करके जो बेटी का प्रसंग आया, बेटी के संदर्भों को उन्होंने जो उठाया है, जो है वह किसी भी बेटी के बाप को संवेदनशील कर सकता है, वो संवेदनशील करता है। तो क्योंकि बिना बेटी का पिता हुए आप महसूस नहीं, ये दुनिया का सबसे अद्भुत रिश्ता है और सबसे संवेदनशील रिश्ता है। कोई इस बात को नहीं समझ सकता जो है कि पिता अगर बेटी को छोड़ने जाता है, स्कूल छोड़ने जाता है, स्टेशन छोड़ने जाता है, कहीं उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि उसको समाज पर उतना भरोसा नहीं है, समाज पर उतना विश्वास नहीं है, उतना विश्वसनीय समाज हम आज तक नहीं बना पाएंगे कि हम बेटियों के प्रति उतनी हमारी संवेदनशीलता कम हो पाए। तो जब तक वो चाहे विवाह का प्रसंग हो, पढ़ाई का प्रसंग हो, और लेखक अंततः कहते हैं कि मैं सबसे करीब अपने बेटी की हूँ, क्योंकि वो उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी है जहां मैं पढ़ा था, वहीं पर वो भी पढ़ी। तो दादा और पिता क्या फर्क? दादा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कबीर के हिमायती है। जो कबीर को समझ रहा हो उसको हम कम पढ़ा लिखा कैसे कर सकते? वह जो है, और जिसको दुनिया ने कहा कि मस्कागत छुओ नहीं का कलम गयो नहीं हाथ, ऐसा नहीं था। वो कबीर जो सब समझ रहा है, जो भारतीय समाज को इतनी गहराई से समझ रहा है, और उसको कम पढ़ा लिखा आदमी समझ रहा है। पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वे तुलसी के पक्षधर हैं, वे तुलसी के पक्ष में संवाद करते हैं, और बाप बेटे का जो वैचारिक संवाद होते हैं जो है, वह ये बताता है कहीं न कहीं कि ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद ये मोह क्यों पर तू का कागज लेखी, मैं कहता आंखें देखी, तू कहता कागज लेखी। तो ज्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब कागज लेखी नहीं हो जाना है। और ये किताब बहुत अच्छी है इस मामले में, ये कागज लेखी नहीं है। इसमें जो जीवन लेखक ने जिया है, जिन पात्रों के साथ जिया है, जिन रिश्तों के साथ जिया है, जो उसकी निजता है, वह निजता जो है कि किताब में आती है। जो वो स्कूल, कॉलेज, वो शहर, जौनपुर, बलिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद, ये सब शहर जिन रूपों में रेखांकित होते हैं लेखक के पास, और एक लड़का पढ़ने लिखने अगर इलाहाबाद गया है, वो शहर को किस रूप में अनुभूत करता है। ये इलाहाबाद प्रतियोगी परीक्षाओं का शहर है। कभी लेखक को बहुत बाद में इलाहाबाद फोड़े के ऑपरेशन के संदर्भ में जब जाना होता है, तब वो एक बार फिर से रोमांचित होते हैं, क्योंकि वह समय याद आता है जब वहां जो पढ़ा है, जो रहा है, जो विद्यार्थी काल रहा है, उस शहर में कोई जाता है तो फिर वो समय उसे रोमांचित करता है। वो बलिया उस रूप में रोमांचित नहीं कर सकता, मिर्जापुर उस रूप में रोमांचित नहीं कर सकता,
जिस रूप में इलाहाबाद रोमांचित करता है। तो ये पढ़ते अब कोई भी विद्यार्थी पढ़ेगा। अभी नए नए लेखक जो नीलोत्पल मृणाल और ये लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले लोग, अब वो ऐसा लिखे हैं कि जो दिल्ली में रह के प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा होगा वो तो कभी भी पढ़ेगा तो रोमांचित होगा, वो रोमांचित। उसमें साहित्यिकता का अभाव भले हो, लेकिन जो संघर्ष है वो संघर्ष जिस रूपों में उसमें आता है, तो लेखक का एक जीवन संघर्ष जिस रूपों में आया हुआ है, वो टीडी कॉलेज की बात करते हैं, वो जौनपुर की गलियों की बात करते हैं, बेनीराम की इमरती की बात करते हैं, ये सब हमारे सांसों में खुशबू की तरह है। और टीडी कॉलेज के अध्यापकों का जब आपने जिक्र किया, तो मैं तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी टीडी कॉलेज में पढ़े हुए थे, तो जब वो जिक्र मुझे उनकी याद आने लगी कि अच्छा पिताजी ये बताते थे। वो सन 62 में इंटर की परीक्षा में 65% नंबर पाए थे और टीडी कॉलेज में एडमिशन के लिए आए, तो सबसे ज्यादा नंबर, बहुत दूर दूर के लोग आते थे और सबसे ज्यादा नंबर उनका था। तो HN सिंह प्रिंसिपल थे, उन्होंने बुला कहा कि तुमको अंग्रेजी पढ़ना है और फ्री एडमिशन होगा। बाद में उनको बर्सरी स्कॉलरशिप मिली। 71% नंबर सन 60 के हाई स्कूल परीक्षा में उन्होंने पाया था, तो हम लोग भी नहीं पाए थे, मैं भी नहीं पाया था, ईमानदारी से बता दूं। और 8 साइज में उतना नंबर पाना उस कॉलेज 82 इंटर कॉलेज का रिकॉर्ड था कि उसके पहले न कोई पाया था, न बहुत दिनों तक वो रिकॉर्ड कभी टूटा ही नहीं। जब नकल जब तक नहीं हुई तब तक नहीं टूटा। नकल के जमाने, आप तो बड़े शान से आपने लिखा है कि मैंने हाई स्कूल में इतना परसेंट 69.6 इतना परसेंट पाया। अब आज का विद्यार्थी के लिए 69% क्या समझ में आएगा, लेकिन वो दर्ज है। हमारी पीढ़ी ये जानती है कि ये इन परसेंटेज का क्या मतलब होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास आता था तो पूरा गांव जान जाता था, दूर दूर के लोग जान जाते थे कि ये फर्स्ट क्लास पास। डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी, हम जो बड़े गर्व से कहते हैं, आप कल्याण सिंह के जमाने में फर्स्ट क्लास पाए थे। कल्याण सिंह के जमाने में जब लोग फेल हो जा रहे थे, उस जमाने में कोई फर्स्ट क्लास पा गया उस साल, तो वो तो मेमोरी हो गई, वो तो इतिहास हो गया। तो किताबों का एक इतिहास होता है और लेखक के सामने सबसे बड़ी बात यह थी कि अपनी ऐतिहासिकता को वो कैसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि हम किताबों की दुनिया के नागरिक हैं। अगर हम किताबों की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो हमारी एक नागरिकता वहां साबित होगी और हम किस रूप में उसको, अपने इतिहास को बचाएंगे वहां। तो अतुल जी ने जो एक 27 साल का जो एक पूरा इतिहास है जो है, उसको इस तरह से दर्ज किया है किताब में। और सबसे बड़ी खूबी है कि भले उसमें रामजी भाई ने जितना भी सहयोग किया हो, लेकिन इतना पठनीय किताब बना दिया गया है कि 150 पेज जी करता है कि मतलब एक बैठके में बैठे और छोड़े ही ना किताब, पढ़ते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो एक दूसरे से संबद्ध होता चला जाता है, चैप्टर एक दूसरे से बंधा चला जाता है, और पूरी रेखा जब तक खिंचती हुई जाती है जो है, एक अलग तरह के एक लगता है कि जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो लेखक एकदम हमारे पास खड़ा होता है। आप ये जान लीजिए, तो ये कहीं भी ये किताब रहेगी तो आप वहां जरूर रहेंगे, जो भी पढ़ेगा तो आप उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि हम प्रेमचंद को आज पढ़ें तो प्रेमचंद हमारे पास खड़े नहीं होंगे, वो रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो लेखक अपनी किताब के साथ खड़ा रहता है जो है। आपने बहुत सारे संवेदनीय मुद्दे, और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि आपने उन लोगों को भी ये देखा कि जो हमारे जात से नहीं है, हमारे वर्ग से, समाज से नहीं भी है, वो कितने अच्छे हो सकते हैं, जिनके बारे में लोगों की धारणा। और अपने ही बिरादरी का आदमी जो आपकी मदद नहीं कर रहा है और ये मौके पर भी फोन नहीं उठा रहा है, तो साहित्य का ये लक्ष्य है कि जो हमारा लेखन है वो दूसरे के भीतर प्रेम पैदा करे, वो हमारे दूसरे के संघर्षों को समझे। जो उच्च साहित्य थे, जो सवर्ण साहित्य थे, उसका दोष यही था कि वो नीचे के लोगों की संवेदना को क्यों नहीं उतनी गहराई से समझ पा रहा था। और इसीलिए लोग कहते हैं कि सबको लिखना चाहिए। अगर रैदास ने लिखा तो रैदास की संवेदना हम तक पहुंची, वो पूरा अपना पूरा समाज
उनकी संवेदना हमारे तक पहुंचती है। तो एक लेखक अपनी पूरे समाज को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगर माँ और चाची लड़ती है तो वहां पुरुष प्रभावित नहीं है, वहां पुरुष प्रभावित नहीं है। ये हमारे उस परिवारों का संघर्ष है जहां दूध के लिए परिवार अलग हो जाते थे, लेकिन वह एक समझदारी है कि जहां पुरुष उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो मनुष्य इसलिए बड़ा है क्योंकि उसने मूल्यों का निर्माता है, वह मूल्य बनाया है। अगर मूल्य बड़े नहीं होंगे तो मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता। हमें मूल्यों का निर्माता बनना पड़ेगा और हमेशा जो मूल्य हैं उनको श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। इसलिए इन किताब में तमाम मूल्यों को स्थापित किया है। वो निजी रिश्तों के संदर्भ में, समाज के बीच, वर्किंग स्थानों पर कैसे हम काम करते हैं। एक अधिकारी जो बहुत नाखुश हैं और इस बात से नाखुश हो जाते हैं कि आपको क्या पता कि वो किस जात के हैं, आपने कह दिया कि हम कपड़ा धुल रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर मजाक कर रहे हैं, तो नाराज हो जाने लगे। उन्होंने पूछा भी नहीं कि सचमुच आप कपड़ा धुलते हैं कि नहीं, वो तो सोचे मुझे चिढ़ा रहे हैं और हमेशा चिढ़ते रहे। तो ये गलत फहमियां भी हो जाती हैं। और बाकियों की आदमी इस बात का ध्यान नहीं रखता कि कौन हमारा अधिकारी किस जात का है, वो उसके दिमाग में होगा जो है। तो हम तो कुछ और, तो ये चीजें, इन सारी चीजों से, क्योंकि जो संघर्ष है, अंतर संघर्ष है, वो सब चलते रहते हैं। किताब में अंतर संघर्ष को व्यक्त करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जिस माध्यमों से आपने अपने अंतर संघर्ष को व्यक्त किया है वह काबिले तारीफ है। और किताब पूरी तरह से पठनीय है, पढ़ी जानी चाहिए। बहुत सी बातें मैं कर सकता हूँ लेकिन समय अभाव है। और मैं एक बार पुनः बधाई देते हुए और सभी से गुजारिश करूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़िए और इस पर चर्चाएं करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।